हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है पिछली वाली क्लास जो पुष्प की संरचना वाला भाग था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे पुष्प के नर भाग के बारे में और नर भाग में हम पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का वो जो कोर टॉपिक है उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर ले जाएं। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो जो जो टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हुआ करे, जिस समय आप पढ़ रहे हो अगर कोई डाउट है तो आप उसी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया। आज हम पुष्प के नर भाग के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी बातें, तो हमने कहा था पुष्प के मुख्य वर्ग यानी कि कौन कौन से उसको भाग में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था सहायक जनन अंग और दूसरा पढ़ा था आपका मुख्य जनन अंग। तो हमने सहायक जनन अंग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में, और हमने मुख्य जनन अंग के बारे में जब बात करी थी तो वहां पर हमने पुमंग और जायांग यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम या पुंग केसर और स्त्री केसर के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद हमने जब कहा था कि इसको भागों में बांटने के बाद कहां पर रखा गया है, एंजियोस्पर्म में रखा गया है। एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया था बीजाणु उद्भिद अवस्था, उस अवस्थाओं के बारे में, यानी दो अवस्थाएं जो बताई थी, ठीक है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन, दोनों ही जनरेशन के बारे में बताया था मैंने। फिर उसके बाद हमने पुष्प की संरचना के बारे में समझा था। फिर उसके बाद पुष्प के सभी भागों के बारे में मैंने बातें लिख दी थी। आज हम पुष्प के नर भाग के बारे में पढ़ने वाले, यानी पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग। बेटा क्या आपको यह पता है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? यानी क्या हम जानते हैं कि पुंग केसर कहते हैं? क्या हम ये बात जानते हैं कि पुंग केसर कहते हैं? ठीक है, या इसे या करके इसे क्या कहा था हमने? पुमंग कहा था। क्या कहा था? पुमंग। यानी पुंग केसर कहें या फिर क्या कहें हम? पुमंग कहें, दोनों ही इसके नाम हम ले सकते हैं, दोनों ही इसके नाम हम ले सकते हैं। क्या आपको याद है कि इसका स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा था? तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाए दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना? अरे हाँ, ये देखिए मैंने पुंग केसर का जो डायग्राम है वो बना दिया है। याद रखें कि जब हम इस डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो पिछली वाली क्लास में हम पढ़ ही चुके हैं कि इस वाले भाग को हम क्या कह रहे थे? इस वाले भाग को कह रहे थे पराग कोश, पराग कोश, और इस वाले भाग को कह रहे थे पुतंतु। पराग कोश और पुतंतु नाम इसे हम दे रहे थे। अच्छा ध्यान करिए, क्या अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया कि ये कौन सा भाग है? ये नर भाग कहलाता है। ध्यान रखिए इस बात को, जब इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है तो पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, अगर इसको यहां से कट किया जाता है, अगर इसको यहां से कट किया जाता है तो क्या होगा? इसके अंदर ऐसे पालियां नजर आती हैं। इसके अंदर ऐसे पालियां नजर आती हैं। ये आपका पुतंतु का पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये ऊपर तक होगा ना, ऊपरी हिस्से तक, तो ये आपको पॉइंट ऊपरी हिस्से तक दिखाई देगा। अब प्रारंभिक स्थितियों में क्या होता है कि प्रारंभिक स्थितियों में ये चार पालियां नजर आती हैं। एक पाली ये हो गई, ठीक है, दूसरी पाली ये हो गई, तीसरी पाली कौन सी? ये वाली, तीसरी पाली ये वाली हो जाती है, और फिर अंतिम पाली कौन सी बताएंगे? ये वाली। ये चार पालियां यहां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये विकसित होता जाता है, ये पालियां क्या होती हैं? जो बीच वाली पाली जो आपको दिखाई दे रही हैं,
जो बीच वाली पाली आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो बीच वाली पाली आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच वाली पाली, ये क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। तो कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। यानी ये सारी पालियां एक ही में नजर आती हैं, ये सारी पालियां एक ही में नजर आती हैं। जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता जाता है, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता जाएगा, पराग कणों का निर्माण होता जाएगा। अब पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। कहेंगे आर्की स्पोरियल कोशिकाओं में, आर्की स्पोरियल कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता है, विभाजन होता है। अभी मैंने जो आपका डायग्राम बनाया था, है ना, कौन सा डायग्राम, ये पुंकेसर वाला जो डायग्राम आपका बनाया था, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर कोशिकाएं होंगी आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होंगी, आर्की स्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं, ये निरंतर क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। अच्छा, विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि कहेंगे जब विभाजन होगा, जब विभाजन की क्रिया होती है, क्रिया होती है, निरंतर होती है, कहेंगे निरंतर होती है, तो पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो, ये कोशिकाएं अब देखिए, इसके अंदर होती है टेपिटम की दीवार, इसके अंदर किसकी होती है, टेपिटम की दीवार होती है, एक स्तर बनाता है जिसको कहते हैं टेपिटम। टेपिटम कोशिकाओं का जो स्तर होता है उसे टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रही है, जो विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान कराती हैं, जो विकसित हो रहे पराग कणों को क्या कराएंगे, पोषण प्रदान कराएंगे। ये कोशिकाएं कहेंगे, ये कोशिकाएं कौन सी, पराग कणों का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान कराती हैं, पोषण प्रदान कराती हैं, जिन्हें टेपिटम की कोशिकाएं, जिन्हें टेपिटम की कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहेंगे,
जिन्हें क्या कहेंगे, टेपिटम की कोशिकाएं। अब देखिए इसके अंदर जब निरंतर विभाजन होगा तब क्या होगा, मैंने कहा इसके अंदर जब निरंतर विभाजन होता रहेगा तो पराग कणों का निर्माण होता रहता है। तब क्या होगा, पराग कणों का निर्माण होता रहता है। पीछे वाली स्लाइड पे मैंने चतुष्क, है ना, चतुष्क मैंने बताया है, और इस वाली स्लाइड पे आप यहां पर चार पालियां, है ना, पालियां, और यहां पर क्या लिखेंगे, 2 पालियां। 4 पालियां और कितनी, 2 पालियां। ठीक है, 4 पालियां और 2 पालियां। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, इसमें कितनी पालियां हैं, 4 पालियां, और फिर कितनी पालियां हो जाती हैं, 2 पालियां। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाता है, आगे चल करके ये भाग नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, पराग कणों का निर्माण होगा। अब देखिए पराग कणों का जब निर्माण होता है, पराग कणों के निर्माण होने के पश्चात यहां पर क्या होगा कि यहां पर पराग में स्फुटन होता है। क्या होगा, स्फुटन होता है। तो चलते हैं अगले अपने नए स्टेप पर। हम कहेंगे यहां से जो नया आएगा, जब पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो जब पराग कणों की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो पराग कोश में स्फुटन होता है, पराग कोश में क्या कहेंगे, स्फुटन होता है। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं, है ना। पराग कोश में क्या होगा बेटा, स्फुटन होता है। ठीक है, पराग कोश में क्या होगा, स्फुटन होता है। फिर देखिए अब यहां पर समझेंगे स्फुटन की प्रक्रिया को, कि स्फुटन की प्रक्रिया क्या है। देखिए जब ये पराग कोश होगा, ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ये पराग कोश, इसी को तो बताया था। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था, पराग कोश। अब इसके जो यहां की जो दीवारें होती हैं, ये जो दीवारें होती हैं, ऐसे कहेंगे, है ना, दीवारों का दूसरे कलर से बना देता हूं। ये जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों में यहां से क्या करता है, सबसे पहले वाटर यानी H2O, यानी अर्थात बोलेंगे जल की सप्लाई को क्या कर देता है, बंद कर देता है। जल की सप्लाई को क्या कर देगा, बंद, यानी जल के परिवहन को यहां पर क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। भाई अगर पराग कोश को जल नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद पराग कोश क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कुछ समय बाद पराग कोश क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और धूप पड़ने पर ये चटक जाते हैं, और चटकने पर इसके अंदर जो छोटे छोटे पराग कण होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इस डायग्राम को मैं शिफ्ट किए दे रहा हूं, है ना, आप कहेंगे क्या कि जब पुतंतु क्या कर देता है, जल के परिवहन को बंद कर देता है, तो पराग कोश की दीवार अभी क्या बताया, क्या हो जाएगी बेटा, सूख जाएगी। पराग कोश की दीवार सूख जाती है तथा कुछ समय के बाद यह फट जाती
जिससे क्या मुक्त होते हैं बेटा? जिससे कहेंगे जिससे इसके अंदर उपस्थित परिपक्व परागकण, परिपक्व परागकण, इसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? परागकण उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? यहां जब इसके अंदर परागकण उपस्थित होंगे तो परागकण क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। यानी ये दीवार अगर फट गई तो क्या हो जाएंगे? ये परागकण क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाते हैं। ये परागकण क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाते हैं। परागकण मुक्त हो जाते हैं। परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाता है? इसमें क्या है? दोनों प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण, नर जननांग के बारे में बताया, और पराग कणों के यानी पराग कोश के स्फुटन की प्रक्रिया। जब स्फुटन होगा तो पराग कण मुक्त हो जाते हैं। परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं ये स्फुटन की प्रक्रिया आप जानते हैं वायु परागण में भी होगी। वायु परागण में होगी ना। वायु परागण अर्थात जैसे आप जानते हैं कि फसली पौधे का मतलब जैसे हम बता दें, जैसे आपके अनाज वाले जो होते हैं, कहेंगे अनाज में क्या आप मक्का जानते हैं ना? मक्का में भी क्या होगा? मक्का मुख्य रूप से मक्का में क्या कौन सा परागण होता है? वायु परागण होता है। मक्का में क्या होता है? वायु परागण होता है। तो क्या होगा? फटेंगे तो फटने पर क्या होगा? परागकण मुक्त होंगे और परागकणों के मुक्त होने पर ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इसी बात को हमें समझना होगा कि भाई पूछा जाएगा परागण की प्रक्रिया। जब परागण की प्रक्रिया बताऊंगा तो ये तो स्फुटन हुआ, स्फुटन होकर के परागकण क्या हुए बेटा? मुक्त हो गए। इसी परागकण का जब वर्तिकाग्र पर ये पहुंचेगा जाकर के, पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा जाकर के, जो कि नर जननांग में बन रहे थे परागकण, और इन परागकणों के फटने के पश्चात यानी पराग कोश के फटने के पश्चात जो परागकण मुक्त हो रहे थे, ये मुक्त होकर के जब ये स्त्री की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पुष्प का जो स्त्री भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र एक पहला, ठीक है, फिर वर्तिका और फिर अंडाशय, वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचेंगे, भाई हम पढ़े थे ना ऐसे करके, हमने कहा था ऐसे करके पढ़े थे ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो वाला भी पार्ट हम अच्छी तरह से वहां पर समझेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से वहां पर समझ में आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा कुछ एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और कहेंगे यहां पर पराग पिंड के बारे में, ठीक है, पराग पिंड के बारे में। अब देखिए जब हम पराग पिंड की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनियम। अब जो पॉलिनियम होता है ये क्या होता है समझिए, इसको भी याद रखें। ये पॉलिनियम जो होता है ना वो मदार जैसे पौधों में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? मदार में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक है, मदार आप जानते होंगे, मदार को कैलोट्रोपिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैलोट्रोपिस। क्या बोलेंगे? कैलोट्रोपिस उसको बोलते हैं। अब मदार में क्या होता है, जो परागकण होते हैं ना ये एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाएंगे? पिंड के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाएंगे? ये पिंडों के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाएंगे बेटा? ये पिंड के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये पिंड के रूप में पाए जाते हैं। ये पिंड के रूप में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? पराग पिंड कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको डायग्राम बनाने जा रहा हूं और उस डायग्राम को आपको याद रखना है। यानी एक जो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं वो पराग कोश का, विकसित पराग कोश का
मैं डायग्राम यहां पर बनाने जा रहा हूं। कौन सा कलर ले लें? येलो वाला ले लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, ध्यान से इस डायग्राम को बनाइएगा। जब कभी भी बनाएं तो हम कहेंगे कि भाई पराग विकसित, कहेंगे विकसित, विकसित या परिपक्व पराग कोश का, पराग कोश की, लिख लो, पराग कोश की संरचना। विकसित या पराग कोश की क्या कहेंगे? संरचना। देखिए ये पार्ट जो है ना, ये डायग्राम में लगा भी सकता था, लेकिन बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, जहां पर मदर सेल के नाम आए वहां पर मियोसिस होगा, वहां पर उसके बाद क्या होगा? मियोसिस होगा। तो हम कहेंगे कि माइक्रोस्पोर क्या होगा? मदर सेल होगा। फिर उसके बाद टेपिटम की दीवार होती है, जो अभी मैंने बताया कि विकसित हो रहे पराग कणों को क्या करेगी? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम के बाद जो आएगा वो क्या होगा? वो आपका मिडिल लेयर होगा। मिडिल लेयर के बाद आपका एंडोथीसियम होगा और उसके बाद आएगा एपिडर्मिस। इन सभी भागों को हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया? मैंने कहा सबसे पहले किसकी बात करी हमने? सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर ये हैं आपके क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर इसके बाद हम कहेंगे ये तो हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद हमने क्या कहा? एक स्तर बना होता है जिसको कहते हैं टेपिटम। इसको क्या कहेंगे? टेपिटम। अब इनको जो मैं ये बना रहा हूं संरचना, ये क्या है बेटा? ये है टेपिटम। ये किसकी दीवार है? ये टेपिटम का स्तर बना होता है। ये टेपिटम की दीवार होती है। ये होगी आपकी टेपिटम की दीवार। अब इसके बाद जो भाग होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं यहां पर मिडिल लेयर। उसे हम क्या कह रहे हैं? मिडिल लेयर। ये क्या होगी बेटा? ये होगी आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी? मिडिल लेयर। फिर इसके बाद एक और स्तर होता है, एक और स्तर होता है जिसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे एंडोथीसियम। जिसको क्या कहेंगे बेटा? एंडोथीसियम। इसको क्या कहा जाएगा? मैंने अभी आपको बताया। ध्यान देकर के ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है सभी बच्चे, अच्छी तरह से। ये जो होगा ये कहलाएगा क्या बेटा? ये कहलाएगा आपका एंडोथीसियम। ये आपका क्या कहलाएगा? एंडोथीसियम। ये वाला स्तर जो है ये आपका कहला रहा है एंडोथीसियम। फिर इसके बाद एक सबसे बाहरी स्तर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम क्या कह रहे हैं कि एपिडर्मिस। ये क्या होगा? एपिडर्मिस। ये क्या होगा? एपिडर्मिस। ये क्या होगा? एपिडर्मिस। ये क्या होगा स्तर? ये एपिडर्मिस का होगा। ये किसका स्तर होगा बेटा? ये एपिडर्मिस का स्तर होगा। ठीक है, ये व्हाइट वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर येलो वाले के अंदर भी बना देते हैं हम लोग। ये आपका रहेगा क्या? विकसित हो रहे पराग कण का नामांकित चित्र। तो यही आपको दिखाई दे। अब देखिए एक में मैंने आपको दिखाया है, ऐसे ऐसे क्या बना सकते हैं? चार भी तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं तो आप कहेंगे सर बताइए कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे जैसे इसकी एक मैं कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, ये एक और ये क्या हो गया? ये दो। ठीक है,
अगर इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के पश्चात देखिए यहां पर एक हो गया, यहां पर एक ये दूसरा बना सकते हैं, और फिर यहां से ये तीसरा बना सकते हैं, और यहां से ये क्या कर सकते हैं, ये चौथा बना सकते हैं। ये 4 हो जाएंगे। अब देखिए ये 4 होने के पश्चात हम चारों को ऐसे करके बना रहे थे ना, चतुष्क, ऐसे करके, ऐसे, और ये तो ये चीज एक ही भाग में दिखाई जाएगी ना। तो ये क्या है, विकसित हो रहे पराग कोश की ये संरचना है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जो अभी आपको मैंने समझाया है इससे पहले वाली स्लाइड पे, देखिए कहां गया, एक और स्लाइड पीछे जाएंगे, ये वाला जो चतुष्क वाला बताया है। तो इसको सारी की सारी यानी 2 पालियां, 2 से कितनी, आपकी पूरी 4 पालियों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से यहां पर क्या कर दिया है, समझा दिया, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर वर्गीकरण में लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि यहां पर इसको क्या कह रहे हैं, ये कौन सा भाग कहलाएगा, एपिडर्मिस। चलिए हिंदी में ही लिख देता हूं आपके लिए, है ना, थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। क्या लिखेंगे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये कौन सा भाग कहलाएगा, एपिडर्मिस। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, ये वाला भाग आपका कहलाएगा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। फिर इसके बाद जो आपका ये व्हाइट वाला है ना, इसको बोल रहे थे हम लोग क्या, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर बोले या मिडिल स्तर, या सीधे सीधे लिख देता हूं ना, मध्य स्तर, है ना, मध्य स्तर। फिर उसके बाद इस ग्रीन वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, हमने क्या बोला था इसको, हमने कहा था ये होगा टेपिटम, और फिर इसके बाद अंत में सबसे हमने किसकी बात करी थी, सबसे लास्ट में, यानी ये येलो वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा था, ये क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी इसे कहते हैं परागम्रात कोशिका, परागम्रात कोशिका, ठीक है, परागम्रात कोशिका, ये इसको नाम दिया जाता है। उम्मीद है ये वाला डायग्राम आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। ये था आपका नर भाग के बारे में आप अच्छी तरह से एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर से लेक्चर को पढ़िएगा, लेक्चर को समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं इसको, और भाई लघु बीजाणुधानी कह दे या पुंकेसर कह दे, पुंकेसर का विकास या लघु बीजाणुधानी का विकास, या इससे ऐसे करके कहा जाता है। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम अगले वाले लेक्चर में हम स्त्री केसर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मादा जनन अंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उसके बाद मादा जनन का पूरे भाग के बारे में पढ़ने के बाद वहां पर हम 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी प्रवस्था के बारे में भी समझेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी और यूपी बोर्ड परीक्षाओं का भी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले लेक्चर में जब भी तैयार होकर के आइए, पिछला वाला पूरा कंप्लीट करके आइए अच्छी तरह से। इसके साथ साथ आप सभी को इस समय, भाई आप बैठे होंगे बिस्तर में, आज तो सभी लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे, है ना। तो मैं भी कुछ आप लोगों के लिए कर देता हूँ, तो चलिए कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कर दें। ध्यान दीजिए क्या करने जा रहा हूँ तब तक, है ना।
कि कुछ तो मन में आ रहा होगा कि सर क्या बना रहे हैं, है ना। ठीक है, और ये आपका कर देते हैं कुछ अलग अलग, है ना। ये और ये, है ना, लिख देते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति तथा खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से, और समझते रहिए और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाइए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बढ़िया से अब रजाई से बाहर निकल कर नहाइए धोइए, खिचड़ी ऐसे ही मत खाइएगा, कृपया करके नहा धोकर फ्रेश होकर के अच्छी तरह से, है ना, तब बढ़िया अचार और घी वी सारी चीज़ों की व्यवस्था करके खिचड़ी बना के खाइए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। नमस्कार।